हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में अपनी 28 क्लास के अंदर 28 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 29 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों क्षेत्रीय आयोग एवं परिषदें। ठीक है, यानी कि आज का अपना चैप्टर है आयोग एवं परिषदें। इससे संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 80 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपका इनमें से एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अगर आपने पिछली 28 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है वो किसके द्वारा हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें किसकी इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदें हैं ये दोस्तों परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्या है? तो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो यह किया गया दोस्तों 1956 में यह प्रावधान किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। तो वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद हैं वो कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्रीय परिषदें हैं और सूची सेकंड में मुख्यालय है। यानी कि कौन सा क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो कहां पर है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता में है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह किया गया दोस्तों अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है तो दोस्तों ये संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, संवैधानिक प्रावधान के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यानी कि निर्माण होता है। तो इसमें
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसे टॉपिक है वो आप बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए आपके पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न है वो गलत होते हैं, इसलिए आप ये ऐसे कैसे प्रश्न देखना, मजा आएगा आपको। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरकारिया आयोग ने। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 263 के अनुसार इसका गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 28 मई 1990 को। कब हुई थी? 28 मई 1990 को। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीपी सिंह के कार्यकाल में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। ठीक है, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे, ये अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक का महत्वपूर्ण निर्णय है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है वो है दोस्तों, इसमें देखिए, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर परामर्श देना। बिल्कुल सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित में, यानी कि समान हित से संबंधित विषयों का जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये अंतर्राज्यीय परिषद के दोस्तों प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो सुपर कैबिनेट की संज्ञा है वो किसे दी गई है? तो वो दोस्तों योजना आयोग को दी गई है। किसको? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग है, तो दोस्तों योजना आयोग क्या है? तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का जो स्वरूप है वो दोस्तों परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न, योजना आयोग है एक, क्या है योजना आयोग? तो दोस्तों ये काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। योजना आयोग है एक दोस्तों असंवैधानिक निकाय है। क्या है? असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक निकाय मत कर देना, असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन संविधानेतर संस्था है? तो दोस्तों वो है कौन सी? तो वो है योजना आयोग। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो सीधा सा है, यहाँ पे देखिए संविधान का अंग है वो कौन सा नहीं है? तो योजना आयोग है, ये संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों योजना आयोग।
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया योजना आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा देखिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये तीनों हैं, ये संवैधानिक निकाय हैं, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? योजना आयोग। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? तो दोस्तों कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, ये तीनों हैं, ये दोस्तों संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो कौन सा आयोग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो वो है वित्त आयोग है, ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ है योजना आयोग से। तो अपना डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, ये विचार किसका है? तो ये विचार है दोस्तों किसका? अशोक चंद्रा का। ठीक है, सॉरी, अशोक चंद्रा का ये विचार है। ठीक है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, ये विचार किसका है? तो अशोक चंदा का है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग की सिफारिश किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की सिफारिश है वो कौन से वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1950 में, 1950 में योजना आयोग की देखिए यहाँ पे देखिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? डेट बतानी है अपने को। 1950 में तो हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? योजना आयोग 1950 का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो योजना आयोग है ये कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य करता है योजना आयोग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है वो दोस्तों योजना आयोग की है। किसकी है? योजना आयोग की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है योजना की तैयारी करना। योजना की तैयारी करना ये योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? योजना आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो देखिए भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है।
भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। तो दोस्तों ये कथन है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए भारतीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। महत्व का दर्जा दिया गया है, तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राष्ट्रपति। 42 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन है वो दोस्तों कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग है, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय है, वो नहीं है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 44 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो वो है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण का कार्य करता है वित्त आयोग। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग निभाता है। तो अपना बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। आगे देखिए, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। राज्य की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है, तो ये होता है दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है किसके द्वारा? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास में है? राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास में है? तो ये वित्त आयोग के पास में ये अधिकार है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वो मुख्य एजेंसी है दोस्तों वित्त आयोग। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। आगे देखिए, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो ये रखता है दोस्तों राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है भारत में संघीय वित्त। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
52 नंबर का प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो सीधा सा है, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है वित्त आयोग। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो वो है आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान। ये तीनों कार्य हैं वो वित्त आयोग के हैं। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो वो है व्यापार कर का विभाजन। ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वित्त आयोग की संस्तुति पर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों वित्त आयोग। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो दोस्तों 4 सदस्यों की व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्ष के अतिरिक्त। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? यानी कि दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष को दोस्तों वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जबकि ऐसी नियुक्ति करने का प्रावधान है वो नहीं है। तो किसकी नियुक्ति की गई थी? तो वो ए.के. चंदा की नियुक्ति की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो वाई.वी. रेड्डी हैं। वाई.वी. रेड्डी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, कमेंट में बताना है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो वित्त आयोग है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग अथवा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ये वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वो देता है वित्त आयोग। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है?
अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन है वो कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है, लोकसभा को ये अधिकार नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना। 2/3 बहुमत से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 312 के द्वारा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो दोस्तों देखिए, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो ये तीनों हैं, ये तीनों दोस्तों अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन यहाँ पे भारतीय देखिए एक मिनट, हाँ ये तीनों हैं, ये दोस्तों भारतीय सेवा है। लेकिन यहाँ पे भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, ये दोस्तों अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इस प्रश्न का सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो वो है भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय राजस्व सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना नहीं की। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल निम्न में से कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे देखना, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा। ये 6 की 6 हैं, ये दोस्तों अखिल भारतीय सेवा हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना है वो कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों मार्च 1954 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्च 1954 में। आगे देखिए, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों कहाँ पर? तो ये होता है हैदराबाद में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, तो ये दोस्तों लॉर्ड लिट्टन द्वारा किया गया था, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन द्वारा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है तो दोस्तों वो है संसद कर सकता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यानी कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश है वो किसने की थी? तो ये की थी राजमन्नार आयोग ने। किसने? राजमन्नार आयोग ने। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आज आपको 29 नंबर का पॉलिटिकल साइंस में 29 नंबर का टॉपिक था आयोग एवं परिषदें। ठीक है, उससे संबंधित मैंने आज आपको 80 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने 28 टॉपिक हैं पॉलिटिकल साइंस के वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और
आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।